Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the fifth chapter from the class 7 science book. The name of the chapter is Changes Around Us Physical and Chemical. Okay, हमारे आसपास की जो बदलाव होती हैं तो उसमें फिजिकल यानी जो हमें विजिबल है नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है फिजिकल चेंजेस में, और केमिकल यानी इसमें न्यू प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। इससे पहले चैप्टर्स का भी एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी डिस्कस किया गया है चैनल पे, जिन्हें अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, और पिछले चैप्टर का भी डिस्कस किया गया है और तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको साइंस और मैथ में जेके ऑनलाइन क्लासेस से ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप जेके ऑनलाइन क्लासेस से वेबसाइट के माध्यम से या फिर फोन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, और ये ऑनलाइन ट्यूशन का सर्विस जो है वो पेड है। इसके अलावा जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें आप, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहे। तो अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा, ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। ओके, सो इट इज द फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक। तो जब चैप्टर स्टार्ट होता है, एक बच्चा है जो ये सोच रहा है कि आई प्लेस्ड अ क्यूब ऑफ आइस हेयर हाफ एन आवर एगो, इट हैज नाउ बिकम वाटर। कि मैंने आइस का एक क्यूब रखा था यहाँ पे आधा घंटे पहले, अब ये पानी बन चुका है। और बच्चों ये तुम ये एक्सपेरिमेंट, ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन तुम लोगों ने भी किया होगा कि बर्फ जो है अगर वो खुले में रखा जाए तो वो पानी बन गया होता है। मैं ये बच्ची क्या सोच रही है कि अ बर्ड दैट आई सॉ यस्टरडे ऑन दिस रोज प्लांट हैज बिकम अ फ्लावर टुडे। कि मैंने एक बर्ड देखा था, बर्ड को हिंदी में कहते हैं कली, जो फूल जो पहले बंद रहता है तो उसको बर्ड कहते हैं। तो वो उसको जब उसने कल पौधे पे देखा था तो वो बर्ड था, एक छोटा सा कली था, लेकिन आज वो एक फूल बन चुका है। अब आगे क्या कह रही है, एक बच्ची ये भी सोच रही है, पूरा चौकी हुई है, देखो अपना सब कुछ आते हुए बोल रही है, क्या कह रही है कि द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज नॉट कोल्ड एनीमोर। तो वो बॉटल जिसमें ठंडा पानी था अब वो उतना ठंडा नहीं रह गया। तो ये भी इस बात को लेकर के चौंकी हुई है। और ये बच्चा ये क्या सोच रहा है बनाना को देख के कि यस्टरडे आई सॉ सम ब्राउन स्पॉट्स ऑन अ बनाना। कि कल यानी पिछले दिनों मैंने बनाना के ऊपर में, केले के ऊपर में कुछ ब्राउन स्पॉट्स देखे थे। बट टुडे इट हैज मोर ब्राउन स्पॉट्स एंड स्ट्रॉन्ग स्मेल। लेकिन आज इसके ऊपर ज्यादा ब्राउन स्पॉट्स है और इसका स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आ रहा है, बहुत ज्यादा गंध भी आ रही है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्मेल गंध भी आ रही है। तो ये बहुत सारे तरीके के चेंजेस हैं जो इन बच्चों ने ऑब्जर्व किया। पहले बच्चे ने देखा कि बर्फ का एक क्यूब था जो कि गल के पानी बन गया है। दूसरे बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि एक कली उसने कल पौधे पे देखा था जो कि आज पूरा फूल बन चुका है। एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया कि पहले जो उस बोतल में ठंडा पानी था अब वो पानी उतना ठंडा नहीं रह गया। और इसने क्या ऑब्जर्व किया कि केले के ऊपर कुछ धब्बे थे और कल इस पे कुछ धब्बे थे और आज कुछ ज्यादा धब्बे हो गए और उसमें से स्मेल भी आ रही है। ओके, दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस। ये जो बच्चे हैं ये बदलाव को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे किस तरीके का बदलाव हुआ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में। व्हाट काइंड्स ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये किस प्रकार की चेंजेस की बात कर रहे हैं, जो भी चेंजेस इन्होंने ऑब्जर्व किया किस प्रकार के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब एक्टिविटी की मदद से हम लोग समझेंगे एक्टिविटी क्या है कि लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। ठीक है, सोचेंगे और उसके बारे में फिर अपने ऑब्जर्वेशंस को भी लिखेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व वेरियस चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू। तुमने बच्चों बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे अपने आसपास में। ठीक है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष जिसको कहते हो, तो वो भी देखा होगा तुम लोगों ने। फिर कभी कभार देखो कि अब मौसम है जो दोपहर में बहुत धूप है लेकिन शाम होते होते क्या हो गया कि बरसात के मौसम में शाम होते होते क्या हो गया, बादल छा गए। क्या हो सकता है कि सुबह में अच्छा खासा धूप था, दोपहर होते होते बादल छा गए। या फिर कुछ मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग आ गया। चाय में दूध, पानी, टी लीव्स ये सब डालने के बाद क्या होता है, कलर चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। तो इस तरीके के अलग अलग प्रकार के चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस है जो तुमने देखे होंगे। सो सम ऑफ देम आर लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं जिसको टेबल 5.1 में लिखा गया है। यू मे नोटिस दैट समथिंग इज चेंजिंग इन दिस केस। ठीक है, और तुम ये ध्यान दोगे कि कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जितने भी यहाँ पे चेंजेस लिस्ट किए गए हैं तो इसमें ध्यान दोगे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द चेंजेस। इन चेंजेस के रिगार्डिंग में कुछ सोचना रहेगा। इन ईच केस रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 5.1। फिर उस ऑब्जर्वेशन को लिखना रहेगा टेबल 5.1 में। सो टेबल 5.1, सम चेंजेस ऑब्जर्व्ड अराउंड अस। कुछ चेंजेस जो हमारे आसपास में देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, चेंज क्या है, मेल्टिंग आइस क्यूब्स। ठीक है, अब इसका ऑब्जर्वेशन में क्या हो जाएगा कि आइस चेंज्ड इनटू वाटर। ठीक है, आइस क्यूब था
अब वो क्या बन गया है, तो वाटर का फॉर्म ले चुका है। तो आइस चेंज इनटू वाटर, मेल्टिंग आइस क्यूब। चॉपिंग वेजिटेबल्स, चॉपिंग वेजिटेबल्स में क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि जो वेजिटेबल था, जो सब्जी था, पहले एक बड़ा सा सब्जी था, एक लंबा सा सब्जी था, एक गोल सा सब्जी था, ठीक है। तो चॉपिंग, उसको कट करने के बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुका है। तो उसमें भी चेंजेस आए, उसके शेप में, साइज में। सेम विद गोज विद द मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस क्यूब्स में। बॉइलिंग वाटर, इसमें क्या चेंजेस ऑब्जर्व करेंगे हम लोग कि पहले जो नॉर्मल वाटर था, इसका टेम्परेचर नॉर्मल था, उसको बॉईल करने का उसका टेम्परेचर भी हाई हो गया है, और उसमें से इवापोरेशन भी हो रहे हैं। Okay, so these are the kind of changes and the observations we can see in these changes, like making popcorn from corn। ठीक है, कॉर्न में से, मकई में से पॉपकॉर्न बनाना। पॉपकॉर्न जानते हो, एक्ट टू पॉपकॉर्न ऑन। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए कॉपीराइट क्लेम ना आ जाए, तो सपोर्ट करना बच्चों, कॉपीराइट क्लेम ना जाए। ठीक है, तो पॉपकॉर्न बनाना कॉर्न से। तो ये क्या है कि इसमें कॉर्न होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, तो जो पॉपकॉर्न बनाते हैं वो फटफट करके बड़े बन जाते हैं। तो ये भी एक चेंज हुआ है, एक ऑब्जर्वेशन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर, पेपर को काटना। ठीक है, और नीचे की भी ऑब्जर्वेशन को आप लोग रीड करना, चेंजेस को आप लोग रीड करना, और उसका ऑब्जर्वेशन को खुद से लिखने का कोशिश करना। ओके, और अपने क्लासरूम में टीचर से, अपने दोस्तों के साथ इसको डिस्कस भी करना। फर्दर, you might have noticed that these changes could be in the size, shape, smell or other property of the substance or object. Okay, तो let us discuss it here। ठीक है, एडिंग बीटरूट एक्सट्रैक्ट टू वाटर। बीटरूट यानी जिसको हम लोग कहते हैं चुकंदर, ठीक है, उसका पानी, उसका एक्सट्रैक्ट, उसका जूस जो अगर हम लोग पानी में डालेंगे तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। बर्निंग वुड, लकड़ी को अगर जलाएंगे तो राख बन जाएगा। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, गीले कपड़े को सुखाना। ड्राइंग वेट क्लोथ्स, वो क्या है, पहले गीला था, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा थी, तो सूखने के बाद क्या जाएगा, उसमें पानी सूख जाता है। मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो, ठीक है, आटा का छोटा छोटा डो बनाना। रोलिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ डो इनटू चापातीज, ठीक है, फिर उस डो को, जो आटा का डो बनाया गया, गोलाई बनाया गया, उसको फिर चापाती यानी रोटी का आकार देना। और एनी अदर, और भी अगर कोई चेंजेस आपको ऑब्जर्व, चेंजेस दिखते हैं आपको, तो उसका भी ऑब्जर्वेशन लिखना है यहाँ पे। तो अभी ऊपर जो चेंजेस इस टेबल में हम लोगों ने ये जिन चेंजेस को रीड किया, तो ये चेंजेस किसके रिगार्डिंग में, तो साइज के रिगार्डिंग में, शेप के रिगार्डिंग में। साइज मतलब कि बड़ा था तो छोटा हो गया, शेप गोल था तो चौकोर हो गया, या फिर ट्रायंगल हो गया, और भी अलग इरेगुलर शेप का हो गया। स्मेल, उसके गंध में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आया है। एंड और अदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट, और द सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट के बहुत सारे भी प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस हुए हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर चेंजेस दैट हैपन इन योर सराउंडिंग्स, क्या तुम अपने आसपास के रीजन में कुछ और चेंजेस के बारे में सोच सकते हो? मेक अ लिस्ट ऑफ दोस चेंजेस टू, उन चेंजेस का लिस्ट भी बनाना। वी ऑब्जर्व द चेंजेस अकरिंग अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, हियरिंग एंड टेस्ट। हम लोग चेंजेस को, हमारे आसपास की जो चेंजेस हो रही हैं, तो उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको महसूस करते हैं अपने देखने की सेंस से। ठीक है, देखने का जो ताकत है उससे। स्मेल, उसको सूंघ करके, ठीक है, गंध अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है। जैसे गुलाब का फूल को स्मेल करोगे तो उसका अच्छा लगेगा, वह किसी कुछ कूड़े कचरे के पास से अगर गुजरोगे तो वहां पे अजीब गंध आती है, तो स्मेल से हो जाएगा। टच, छू करके हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा चीज कैसा है, अगर उस चीज के बारे में जानकारी है तो। हियरिंग, सुन करके भी, ठीक है, जैसे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स का रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का प्रॉपर्टी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे हियरिंग पे बेस्ड रहेगा। फिर टेस्ट, किसी भी चीज का टेस्ट को भी, किसी भी चीज को टेस्ट करके भी हम लोग बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, सो दीज आर द kind of changes observing which we can say the change that happened in the thing. Now, can we arrange these changes into categories? क्या इन चेंजेस को, जो टेबल में हम लोगों ने चेंजेस को देखे, क्या इसको हम लोग कैटेगरीज में रख सकते हैं? तो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब इसी को हम लोग और डिटेल में जानेंगे फर्दर। A substance may change in appearance but remains the same. वो सब्सटेंस जिसके अपीयरेंस में चेंज हो सकता है, लेकिन वो सब्सटेंस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये तो ऐसे सब्सटेंस, तो जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस, वो सब्सटेंस में अपीयरेंस में चेंज हो सकता है, लेकिन उसके दिखावे में, उसके दिखने में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इट हैज बीन एक्सप्लेन विद द एक्टिविटी। लेट अस क्रिएट एंड डिस्कस। तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्रिएट भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। पहला क्या है, क्रिएटिंग सम ऑब्जेक्ट्स विद पेपर। ठीक, कुछ चीजें बनाना पेपर से। टेक अ फ्यू शीट्स ऑफ पेपर एंड फोल्ड देम टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। पेपर के कुछ शीट्स लेना और उसको फोल्ड कर करके नए ऑब्जेक्ट्स बनाने रहेंगे। डू यू गेट द सेम पेपर बैक व्हेन यू अनफोल्ड दीज ऑब्जेक्ट्स? क्या तुमको वही पेपर फिर से मिल जा रहा है जब तुम उसको अनफोल्ड कर रहे हो? ठीक है, तो ये पहला क्रिएशन का काम हो गया यहाँ पे। दूसरा क्रिएशन नंबर बी क्या है कि प्लेइंग विथ अ बलून, एक बलून से खेलना रहेगा। क्या है इसमें कि टेक अ बलून एंड इन्फ्लेट इट।
ठीक है, एक बलून को लेना रहेगा, उसको फुलाना रहेगा। नाउ लूजन योर ग्रिप एंड लेट द एयर एस्केप आउट। अब क्या है कि उस बलून को जब हमने उसमें हवा भर दिया तो उसको पकड़े हुए रखेंगे ताकि उसको हवा जो है बाहर ना निकले, लेकिन क्या करना है कि उसके हवा को बाहर निकालना रहेगा, ठीक है, उसके हवा को उसमें से बाहर निकालना रहेगा। डू यू गेट द अनइन्फ्लेटेड बलून बैक? तो जब उसमें से हवा बाहर निकल गई तो जो बलून पहले था, जैसे पिचका हुआ था जिसमें हमने हवा भरा था, क्या वही बलून हमें फिर से मिल गया? तो ऑब्वियस सा बात है बच्चों कि जब हवा निकल जाता है बलून में से तब फिर वो बलून वैसा ही हो जाता है। अब टेक अनदर बलून, इन्फ्लेट इट एंड ग्रिप द ओपनिंग टाइटली। अब दूसरा बलून लेना है, इस बार इसमें फिर से हवा भरना है और उसको फिर से कस के बंद कर लेना है। नाउ पिक इट विद अ पिन। इस बार को पेन से छेद करना रहेगा, उसमें एक पिन चुभाना रहेगा, ठीक है। तो ध्यान कर रखना, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द पिन। ध्यान रखना रहेगा, ख्याल रखना रहेगा कि आप एक पिन का इस्तेमाल करते रहोगे, ठीक है, ऐसा ना हो कि अपने आप को ही चोट पहुंचा लो। व्हाट हैपेंस, तब क्या होगा? विल यू एबल टू गेट द अनइन्फ्लेटेड बैलून बैक? अब पिन गड़ाने से क्या कि उसमें से हवा निकल जाएगा, तो क्या फिर से वो बलून वापस आ जाएगा? तो ऑब्वियसली उसमें हवा नहीं रहेगा, लेकिन उसमें हवा जल्दी भरेगा भी नहीं, ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा भी नहीं, लेकिन बलून का तो बलून रहेगा ना प्रभु। हाँ, तो इसी तरीके से जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में था, क्रिएशन में था कि पेपर से ऑब्जेक्ट्स बनाए गए थे, तो उसको अलग अलग शेप देने के बावजूद भी उसको जब फिर से अनफोल्ड किया गया था तो फिर से वो पेपर ही रहेगा। सेम गोज विद द बलून हियर। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर, क्रिएशन नंबर 3, दैट इज क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। एक पीस चौक के टुकड़े को और क्रश कर देना है, उसको और छोटे छोटे बारीक बारीक कर देना उसको। तो क्रश ए स्मॉल पीस ऑफ चॉक इनटू पाउडर। एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक लेना, उसको छोटे छोटे पाउडर में क्रश कर देना है। कैन यू गेट द चॉक पीस बैक फ्रॉम द पाउडर? क्या तुमको वो चॉक का टुकड़ा वापस मिल जाएगा पाउडर से? इज देयर एनी सिमिलैरिटी? क्या कुछ सिमिलैरिटी है इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए बी एंड सी? क्या ये जो ए बी और सी, मतलब पेपर के केस में, बलून के केस में और इस क्रश चॉक के केस में क्या कुछ सिमिलैरिटी है? तो अब हम लोग इसको ऑब्जर्व करेंगे और है, इसमें सिमिलैरिटी है बच्चों, ठीक है। क्या रहेगा तो वो देखेंगे अब। ड्यूरिंग ऑल दिस चेंजेस, इन सारे चेंजेस के दौरान में, materials such as the paper, the rubber sheet of the balloon and the chalk remain the same, ठीक है। इन सारे चेंजेस के दौरान में जो मटेरियल्स यूज हुए, जैसे पेपर हो गया, फिर बलून का रबर शीट हो गया और चौक हो गया, वो सब का सब सेम रहा, एक ही जैसा रहा। दो देयर अपीयरेंसेस, शेप और साइज में हैव चेंज्ड, ठीक है, उनके अपीयरेंस, शेप और साइज में भले बदलाव हुआ है, लेकिन उसकी क्या कहेंगे, प्रॉपर्टीज था, मटेरियल जो था उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है, शेप और साइज में सिर्फ। जैसे पेपर को फोल्ड करके अलग अलग ओरिगामी का काम किया गया तो उसको अलग अलग डिजाइन दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि शिप, एयरप्लेन बनाया गया है, बर्ड बनाया गया है, बोट बनाया गया है, फिर क्रैब बनाए गए हैं, बटरफ्लाई बनाए गए हैं, बर्ड्स बनाए गए हैं। तो ये सब क्या अलग अलग शेप्स के, पेपर के ही अलग अलग शेप्स हो गए, लेकिन ये पेपर ही रहा, इवन इन दी ओरिगेमी फॉर्म एंड इन दी अनफोल्डेड फॉर्म। उसको जब अनफोल्ड किया गया दोबारा तब भी वो पेपर ही रहा। एंड सेम गोज विद द बलून। बलून क्या है, उसका शेप में हवा जब भरा गया तो वो फूला, लेकिन हवा निकालने के बाद वो फिर से चिपक गया, पिचक गया, तो वो क्या हो गया कि बलून ही रहा पर। एंड सेम गोज विद द चॉक। चॉक के केस में भी क्या है, उसको क्रश करने के बाद भी वो चॉक ही रहा, भले उसके पार्टिकल्स क्या है, छोटे छोटे हो गए। सो रिमेन द सेम दो देयर अपीयरेंस, शेप और साइज में हैव चेंज। उनके अपीयरेंस में बदलाव हुआ लेकिन वो सेम का सेम रहा। You may also recall from the grade 6 science textbook Curiosity। तुम grade 6 के साइंस बुक Curiosity से भी याद कर सकते हो that water can exist in different states। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि वाटर जो है वो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। सॉलिड आइस के फॉर्म में, लिक्विड यानी जब लिक्विड ही रहा, और गैस यानी गैसेस फॉर्म में। एंड कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी चेंज हो सकता है। लाइक सॉलिड कैन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड कैन गेट कन्वर्टेड इनटू गैस, एंड गैस कैन गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, एंड लिक्विड अगेन कैन गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। सो इट कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फर्दर इन ऑल दीज केसेस, हर इस केस में, ऑल्दो वी ऑब्जर्व अ चेंज इन द अपीयरेंस, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपीयरेंस में कुछ ना कुछ, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। Such changes in which only physical properties like shape, size and state of substances change are called physical changes। तो वैसे चेंजेस जिसमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुए हैं, जैसे शेप, आकार, साइज, शेप मतलब जैसा भी था जी, लाइक राउंड था, इसको स्क्वायर बना दिया गया घिस के, तोड़ के किसी भी तरीके से। साइज, बड़ा सा राउंड था उसको छोटा सा राउंड कर दिया गया। स्टेट ऑफ सब्सटेंस मतलब सॉलिड था तो लिक्विड हो गया। तो ये सब के सब कहलाए हमारे फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो अब यहां से हमारे इंपॉर्टेंट टर्म से स्टार्ट हो जा रहे हैं। जैसे पहला टर्म हो गया फिजिकल चेंजेस, तो क्या सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है लाइक शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस एक्सप्लोर
डिफरेंट टाइप ऑफ चेंज। अब हम लोग दूसरे तरीके के चेंज को एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोगों ने जो एक चेंज जाना, इन दिस केस इस चेंज में क्या था, सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस, सब्सटेंस के अपीयरेंस में चेंज हो रहा है बट रिमेन्स द सेम, लेकिन सब्सटेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है अ सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस बट नॉट रिमेन द सेम। एक सब्सटेंस के अपीयरेंस में चेंजेस होंगे लेकिन वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या था कि अपीयरेंस में भी चेंज हो रहा है लेकिन सब्सटेंस क्या है वो सेम रह रहा है। लेकिन अब इस केस में क्या है कि अपीयरेंस में भी चेंज हो रहा है लेकिन वो सेम नहीं रह रहा है। तो अब इसको एक्टिविटी की मदद से यहाँ पे बताया गया है। क्या है एक्टिविटी में, लेट अस एक्सप्लोर। टेक 2 ग्लास टम्बलर्स और स्मॉल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स। दो शीशे के ग्लास ले लेने रहेंगे या फिर छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट बॉटल्स ले लेने रहेंगे। उनमें मार्क कर देना है देम ए एंड बी, दोनों पे निशान लगा देना है, एक को ए और दूसरे को बी। फिल 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर ए विथ टैप वाटर एंड 1/4 ऑफ ग्लास टम्बलर बी विथ लाइम वाटर। पहले वाले ग्लास में, पहले वाला जो ग्लास है उसमें टैप वाटर भरना है जिसको हम लोग ए मार्क किया था, और दूसरे वाले में लाइम वाटर भरना है जिसको हमने बी मार्क किया था। ऑलराइट, फर्दर नाउ ब्लो। ओके, यहाँ पे लाइम वाटर को एक्सप्लेन कर दो बच्चों। इस लाइम वाटर को लेमन जूस या लेमन वाटर से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, लाइम वाटर हमारा एक सॉल्यूशन है जो प्रिपेयर किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में भिगाने से। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जिसे हम लोग चूना कहते हैं, दीवार में पुताई में अभी के समय में पेंट यूज होते हैं, तो पहले के समय में चूना भी यूज हुआ करता था। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में भिगाया जाता है जिससे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को फिर पानी में और डाइल्यूट करने से, उसको भिगो के रखने से उसके सॉल्यूशन में ऊपर में एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट, कलरलेस पूरी कंप्लीटली कलरलेस नहीं रहता है लेकिन एक ट्रांसपेरेंट लेयर फॉर्म हो जाता है, तो जो कि हमारा लाइम वाटर कहलाता है। फर्दर तो उस वो है लाइम वाटर। ठीक है, इससे लेमन जूस से कंफ्यूज नहीं होना। इसका प्रोसेस बनाने का जो है पिछले के क्लास में, पिछले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। पिछले चैप्टर में डिस्कस किया गया है। फर्दर नाउ ब्लो एयर एक्सेल इनटू ईच ग्लास टम्बलर। ठीक है, अब क्या है कि ग्लास ए और ग्लास बी, दो ग्लास है हमारे पास, एक में टैप वाटर है दूसरे में लाइम वाटर है। उसमें हवा फूकना रहेगा वन एट अ टाइम यूजिंग सेपरेट स्ट्रॉज एंड ऑब्जर्व देम। ठीक है, तो एक एक करके दोनों में हवा फूकना रहेगा और फिर ऑब्जर्व भी करना रहेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी फिगर 5.2 में देख सकते हो कि एक में टैप वाटर था और एक में लाइम वाटर था, तो दोनों में फूक मारा जा रहा है। ख्याल क्या रखना है, चेतावनी है, क्वेश्चन है, डू नॉट सक द वाटर और लाइम वाटर व्हाइल डूइंग दिस। देखो, तो ये जो पानी है, टैप वाटर और लाइम वाटर जो है एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जिसको यूज किया जा रहा है उसको पी नहीं लेना रहेगा, दैट इज हार्मफुल। ठीक है, तो बच्चे इस बात का ख्याल रखना है, उसको पीना नहीं रहेगा, स्ट्रिक्टली से उसको पीना नहीं रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इस बात का, उसको पीना नहीं रहेगा। और तो एक में क्या, एक में टैप वाटर था दूसरे में लाइम वाटर था। फर्दर डू यू नोटिस एनी चेंजेस, तभी उसमें फूक मारोगे, जब तुम्हें हवा भरोगे तो क्या उसमें चेंजेस दिखेंगे? तो यस, इन ग्लास टम्बलर ए ब्लोइंग एयर इनटू वाटर क्रिएट्स बबल्स ओनली। ठीक है, तो पहला ग्लास में जिसमें से पानी था उसमें अगर हवा फूक मारोगे तो सिर्फ बबल्स दिखेंगे, एंड देयर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर। लेकिन पानी के अपीयरेंस में कोई चेंजेस नहीं होगा। इन ग्लास टम्बलर भी, वहीं जो दूसरा वाला ग्लास है, जो ग्लास का शीशा है, ग्लास है, ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर क्रिएट्स बबल्स एंड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की और क्लाउडी। जिसमें लाइम वाटर था उसमें बबल्स तो फॉर्म होंगे ही होंगे, साथ में जो लाइम वाटर था उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, दुधिया कलर का हो जाएगा, क्लाउडी मतलब थोड़ा धुंधला हो जाएगा। पहले क्या था, ट्रांसपेरेंट था, कलरलेस था, और अब क्या हो जाएगा, वो धुंधला कलर का हो जाएगा। इफ वी लीव इट फॉर सम टाइम अ व्हाइट सब्सटेंस सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द ग्लास टम्बलर। और अगर कुछ देर के लिए हम लोग उस लाइम वाटर को जिसमें हमने फूक मारा था उसको छोड़ देंगे तो एक व्हाइट सब्सटेंस जो है उसके टम्बलर के उस ग्लास के नीचे में आकर के सेटल डाउन हो जाएगा, इंडिकेटिंग समथिंग न्यू हैज फॉर्म्ड, जिससे ये पता चलता है कि कुछ नया बना है। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। तो बच्चों अब ये दूसरा टर्म यहाँ पे आ गया। जैसे पिछले वाले टॉपिक में हमने देखा था फिजिकल चेंजेस, जिसमें अपीयरेंस में चेंज हो रहा है, जैसे शेप, साइज, स्मेल, स्मेल नहीं, ठीक है, शेप, साइज एंड स्टेट। ठीक है, शेप, साइज और स्टेट में चेंजेस हो रहे हैं, तो वो थे फिजिकल चेंजेस। यहाँ पे क्या है कि वन, एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरीके के चेंजेस को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। नए सब्सटेंस बनेंगे एक प्रोसेस की मदद से जिसे हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। इन दिस केस, इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर यू ब्रीथ आउट रिएक्ट्स विद द लाइम वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड उस हवा से जो तुम फूंक मार रहे हो वो लाइम वाटर से रिएक्ट कर रहा है एंड फॉर्म्स अ न्यू व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस
और एक नया सफेद रंग का सब्सटेंस बना ले रहा है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट का नाम दिया जाता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो लाइम वाटर था, कैल्शियम ऑक्साइड था, उसमें पानी में मिलाया गया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो पानी में घुलता नहीं है। देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की। ठीक है, इसलिए वो जो लिक्विड था बॉटल में वो मिल्की हो गया, धुंधला दिखने लग गया, क्योंकि वो पानी में घुला नहीं पूरी तरीके से। Along with this is a small amount of water is also formed। ठीक है, इसके साथ साथ छोटा कम मात्रा में वाटर का फॉर्मेशन। दिस फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस इंडिकेट्स अ केमिकल चेंज। तो ये फॉर्मेशन, एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन जो हुआ है, ये केमिकल चेंज शो किया, जो कि एक टाइप ऑफ रिएक्शन है, चेंज है। ठीक है, जैसे चैप्टर का नाम है ना हमारा कि चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, तो फिजिकल हम लोगों ने समझ लिया, जिसमें शेप, साइज एंड स्टेट में चेंजेस होते हैं। वहीं केमिकल में चेंज में क्या होता है कि वन और मोर देन वन न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और जो भी प्रोसेस के थ्रू होता है उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। Further, the chemical reaction involved in this change can be represented in short form as chemical reaction इक्वेशन। ओके, जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ कि कैल्शियम लाइम वाटर का कार्बन डाइऑक्साइड से जो रिएक्शन हुआ, उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन की मदद से लिख सकते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा लाइम वाटर हो गया, ठीक है, CaOH2, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। ओके, आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, CaOH2। ये हमारा क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, और ये इसका केमिकल नेम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2। ठीक है, केमिकल नेम है इनका, याद रखना है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बनाता है, दैट इज CaCO3 प्लस वाटर, और साथ में वाटर भी रिलीज करता है। फर्दर, the turning of lime water milky is also used as a test for carbon dioxide। ये लाइम वाटर का जो मिल्क कलर का हो जाना, ये एक टेस्ट के रूप में भी यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस के लिए, कि कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है या फिर है कि नहीं है। तो अगर है तो उसको पहचान सकते हैं हम लोग, अगर वहां पे लाइम वाटर वाला टेस्ट किया जाएगा तो। Further, let us explore this with another activity using some substances from our kitchen। अब इसी को हम लोग कुछ और एक्टिविटी से समझेंगे अपने किचन में अवेलेबल सब्सटेंसेस की मदद से। तो लेट अस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है, क्या है? तो टेक अ टी स्पून फुल ऑफ विनेगर और लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, स्पून फुल ऑफ विनेगर लेना रहेगा। विनेगर एक केमिकल एसिडिक नेचर का होता है ये, तो चम्मच भर के विनेगर लेना रहेगा, या फिर लेमन जूस। ठीक है, अब यहाँ पे लाइम वाटर नहीं है, अब यहाँ पे क्या है? तो लेमन जूस है। ओके, तो ये ले लेना रहेगा। फर्दर, एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू इट। ठीक है, अब विनेगर लो या फिर लेमन जूस लो, या फिर अगर तुमने दोनों भी लिया है तो उसमें एक चुटकी भर का बेकिंग सोडा डालना रहेगा, और ये सब के सब हमारे किचन में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए यहाँ पे बताया गया था कि लेट अस एक्सप्लोर दिस विद अनदर एक्टिविटी यूजिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम आवर किचन। ठीक है, तो विनेगर लो, लेमन जूस लो, और उसमें छोटा सा एक चुटकी भर का बेकिंग सोडा डालना रहेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो क्या दिखेगा तुमको? अब यू वुड हियर अ फिजिंग बबलिंग साउंड एंड सी द गैस बबलिंग फॉर बबल्स फॉर्मिंग। ठीक है, तो तुमको एक बबल फिजिंग, ठीक है, फिज का आवाज सुनाई देगा और बबल्स भी दिखेंगे। ठीक है, और गैस बबल्स मतलब कि बुलबुले जैसे, गैस के बबल जैसे लोग पानी में फूंक मारते हैं तो बुलबुले से आते हैं ना तेजी से, तो इसमें तेजी से नहीं, इसमें बाहर से भी, मतलब बिना फूंक मारे भी ऑब्जर्व करोगे कि बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जब विनेगर में या फिर लेमन जूस में बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डाला गया है तब। Pass this gas through freshly prepared lime water kept in another test tube as shown in figure 5.3 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिगर 5.3 दिया हुआ है, तो इसमें फिर क्या है कि लाइम वाटर रखा गया है टेस्ट ट्यूब पे। तो जो गैस बना बेकिंग सोडा को रिएक्शन कराने से विनेगर और लाइम वाटर के, लेमन जूस के साथ में, तो जो नया गैस का फॉर्मेशन हुआ उसको पास कराना रहेगा लाइम वाटर से। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब इसमें क्या ऑब्जर्वेशन दिखेगा हमें कि द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। तो क्या है कि जो लाइम वाटर से जब हम लोग उस गैस को पास कराएंगे तो वो फिर से मिल्की कलर का हो जाएगा। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द गैस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा? ठीक, तो अब इससे क्या तुम निष्कर्ष निकालते हो? जो विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने से जो गैस बना, दिस इंडिकेट्स दैट द गैस फॉर्म इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे ये पता चलता है कि जो गैस बना है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। This activity can also be performed using two small used bottles instead of test tubes and a flexible straw।
ठीक है। तो अब इसको दो यूज्ड बॉटल्स की, ट्रांसपेरेंट बॉटल्स की मदद से भी हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर बी में दिखाया गया है। और एक फ्लेक्सिबल स्ट्रॉ रहे जिसको हम लोग आराम से मोड़ के एक बॉटल से दूसरे बॉटल में गैस को ट्रांसफर किया जा सकेगा, लाइम वाटर से उसको डिसॉल्व किया जा सके। ठीक है। अब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा जो कि मिल्की कलर का हो जाता है, और कुछ देर छोड़ने के बाद वो बॉटम में जाकर के सेटल डाउन भी हो जाते हैं। So this is the experiment for demonstrating the presence of carbon dioxide gas. इसमें हम लोग लाइम वाटर का यूज कर रहे हैं। Further, since a new substance carbon dioxide is formed in this reaction, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ that is carbon dioxide इस रिएक्शन में, we say that a chemical change has occurred here as well. तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है। It can be represented as विनेगर प्लस बेकिंग सोडा। अब ये एक्सपेरिमेंट को केमिकल इक्वेशन से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या है कि विनेगर प्लस बेकिंग सोडा, उसमें क्या बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस फॉर्म में था तो वो ट्रांसफर किया गया लाइम वाटर में, जिसको मिल्की कर दिया गया और दूसरे सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ। रिपीट द अबव एक्टिविटी यूजिंग बेकिंग सोडा एंड वाटर। अब इसी ऊपर वाले एक्टिविटी को बेकिंग सोडा और वाटर के साथ रिपीट करना रहेगा। लेकिन जैसे ऊपर वाले एक्टिविटी में क्या था, लेमन जूस और विनेगर लिया गया था, तो इस बार क्या कि बेकिंग सोडा को पानी में मिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी बबल फॉर्मेशन, क्या तुमको फिर से कोई बबल फॉर्मेशन दिखेगा? इज दिस अ फिजिकल और केमिकल चेंज? ठीक है। तो अभी हम लोगों ने दो चेंजेस के बारे में पढ़ लिए, फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में। तो जब बेकिंग सोडा को पानी में मिलाएंगे तो क्या कोई बबल फॉर्मेशन होगा, और क्या ये फिजिकल और केमिकल चेंज है? तो बच्चों बता दूं आप लोगों को कि कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बेकिंग सोडा पानी में घुल जाएगा और ये एक फिजिकल चेंज रहेगा। ठीक है, केमिकल चेंज नहीं रहेगा क्योंकि कोई भी नया न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। ऑलराइट, फर्दर अभी हम लोगों ने टॉपिक जाना जिसमें क्या था कि हैप्पीनेस में चेंजेस हो रहे थे, बट वो सब्सटेंस जो है वो सेम नहीं रहा था। ऑलराइट, अब अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कि सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। ठीक है, कुछ दूसरे प्रोसेसेस जिसमें केमिकल चेंजेस हुए हैं। तो वो क्या है? पहला रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। जैसे फिजिकल चेंज में साइज, स्टेट एंड शेप में चेंजेस हो रहे थे, केमिकल चेंजेस में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वैसे ही दूसरा प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंजेस हो रहे थे, क्या एक वन ऑफ द प्रोसेस इज रस्टिंग, एक प्रोसेस है रस्टिंग। तो इन द रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन के रस्टिंग में विच यू स्टडीड इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पिछले चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें क्या है कि हम लोगों ने रस्टिंग के बारे में जाना था। तो उसमें था अ न्यू ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट इज फॉर्म्ड। एक भूरे कलर का नया ब्राउन कलर सब्सटेंस बना जिसे हम लोग रस्ट कहते हैं। दस रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड। तो इसीलिए रस्टिंग जो है एक केमिकल चेंज है किसकी, इसमें एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन इन्वॉल्व है जिसका नाम है आयरन ऑक्साइड। तो यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है रस्टेड आयरन नेल्स। ठीक है, कील दिए हुए हैं, और इस तरीके की कील्स को बच्चों तुम लोगों ने भी देखा होगा कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का कोटिंग चढ़ा हुआ है, ब्राउन कलर का लेयर का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो ब्राउन कलर का फॉर्मेशन है ये ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ आयरन नेल्स टू एयर एंड वाटर। ठीक है, हवा और पानी में एक्सपोजर होने से आयरन नेल्स का इसके ऊपर ये ब्राउन कलर का लेयरिंग फॉर्म हो गया जिसे रस्टिंग कहा जाता है। और ये जो नया फॉर्मेशन हुआ सब्सटेंस का इसका नाम है आयरन ऑक्साइड। सो इट इज द केमिकल चेंज, अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस। दूसरा प्रोसेस इसमें केमिकल चेंजेस है। एक दूसरा एग्जांपल क्या है? कंबशन। कंबशन मतलब किसी भी चीज को जलाने का, जलने का। तो लेट अस रिकॉल द बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। अब हम लोग रिकॉल करते हैं मैग्नीशियम रिबन के बर्न होने का। लर्न इन द चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिसे हम लोगों ने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में ट्रीट किया था, पढ़ा था, जाना था। कैन यू प्रेडिक्ट इफ दिस इज अ फिजिकल और केमिकल चेंज? तो क्या तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या ये फिजिकल और केमिकल चेंज है? ये तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जाना था कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर जलाया जाएगा तो वो डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है और वो पाउडर्ड फॉर्म में फिर ब्रेक भी हो जाता है। तो अब ये क्या है, फिजिकल है या केमिकल चेंज है? तो इसे बर्न करना, किसी भी चीज को बर्न करना, वो केमिकल चेंज कहलाता है, हमारा फिजिकल चेंज नहीं कहलाता है। ऑलराइट, फर्दर व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड a new substance magnesium oxide is formed। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ केमिकल चेंज। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन का जो बर्निंग है उसमें भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व है। वी ऑब्जर्व दैट हीट एंड लाइट
are also produced along with the formation of a new substance in this reaction. तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हीट और लाइट भी जो है वो प्रोड्यूस हुआ एक नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन के साथ में इस रिएक्शन में। फर्दर ये तो यहाँ पे किसके सब्सटेंस के साथ, मैग्नीशियम को जलाने के साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, तो मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस आल्सो अकर्ड इन दिस रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अब ये जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन की मदद से, जो कि है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट एंड लाइट। ओके, हीट और लाइट क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है कि गर्म है तो उसमें गर्म करने से हीट रिलीज होगा और उसमें से लाइट भी हो सकता है रिलीज हो। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको बर्न किया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि व्हाइट पाउडर था, और हीट भी रिलीज हुआ और लाइट भी इमिट हुआ। फर्दर अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ न्यू सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड और लाइट इज कॉल्ड कंबशन। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हीट प्रोड्यूस कर रहा है और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कंबशन। ओके, तो क्या कंबशन क्या है, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक नया ऐसा टर्म आ गया है यहाँ पे कंबशन। जैसे फिजिकल चेंजेस एक टर्म था, केमिकल चेंजेस एक टर्म था, तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है कंबशन। कंबशन क्या है, तो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन जिसमें अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और हीट या लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो कहलाता है कंबशन। Although it is one of the important point to keep in mind that it should also produce heat and light. जब भी conversion होगा तो वो heat और light भी produce करेगा ही करेगा। Further, substances that undergo combustion reaction are called combustile substances. ये वो substances जिनके अंदर combustion reaction हो रहा है वो substance हमारा कहलाता है combustile substances। तो वो substance हमारा कहलाता है combustile substances। For example, वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन एक्सेट्रा आर कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। तो एग्जांपल के तौर पे लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, कॉटन हो गया, केरोसिन हो गया, तो वो सब के सब हमारे कंबस्टाइल सब्सटेंसेस कहलाए। फर्दर लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। तो हम लोग ये जानेंगे कि क्या ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना जरूरी है कि किसी भी चीज को कंबशन होने के लिए। कंबशन क्या है, तो कंबशन इज दिस प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट आल्सो प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। इट ऑल्सो प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। फर्दर तो अब ऑक्सीजन के प्रेजेंस के लिए हम लोग एक्टिविटी यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो लेट अस इन्वेस्टिगेट। प्लेस टू आइडेंटिकल कैंडल्स ऑन टू सेपरेट पेट्री डिशेस एंड लाइट देम। ठीक है, तो दो केमिकल लैब में पाए जाने वाले पेट्री डिशेस बर्तन है, उनके ऊपर दो मोमबत्ती रखने रहेंगे और उनको जला देना रहेगा। तो यहाँ पे फिगर में समझ देख सकते हो बच्चों कैसे कैंडल एक बर्निंग है और दूसरा कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर, एक को शीशे के ग्लास से ढका गया है। कवर वन ऑफ दीज with a glass tumbler as shown in figure 5.6। ठीक है, तो एक को जलते रहने देना है और दूसरे को एक शीशे के ग्लास से ढक देना रहेगा। इस थर्ड स्टेप क्या है कि व्हाट हैपेंस टू द कैंडल फ्लेम्स इन द टू केसेस। अब दोनों केसेस में जो कैंडल जल रही थी तो उनके साथ क्या होता है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। ओके, जस्ट मिनट बच्चों। फर्दर सॉरी, ऑब्जर्व दैट द कैंडल दैट वाज नॉट कवर्ड। हम लोग ये देखेंगे कि वो कैंडल जिसको कवर्ड नहीं था, जिसको ग्लास टम्बलर से ढका नहीं गया था, फिगर 5.6 ए में कंटिन्यूज टू बर्न, वो लगातार जल रहा है। वेयर एज द कैंडल दैट वाज कवर्ड विद अ ग्लास टम्बलर, वही दूसरा मोमबत्ती, दूसरा कैंडल जो था जिसे ग्लास टम्बलर से कवर किया गया था, स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम, वो कुछ समय के बाद जलना छोड़ दिया। व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? तो दो तरीके के दो कैंडल्स लिए गए थे, दोनों को फ्लेम लिट किया गया था, एक को फिर अनकवर्ड रखा गया था, दूसरे को ग्लास टम्बलर से कवर भी किया गया था। फर्दर सिंस द कैंडल कवर्ड बाय द ग्लास टम्बलर डज नॉट हैव अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है, वो कैंडल जिसको शीशे के ग्लास से कवर कर दिया गया था उसको लगातार हवा का सप्लाई नहीं मिला। द फ्लेम गेट्स एक्सटिंग्विश्ड सून, तो इसलिए उसका जो लौ था, उसका जो आग चल रहा था उस कैंडल में, वो तुरंत ही बुझ गया। ये एयर के सप्लाई उसको लगातार नहीं मिल रहा था, पहले वाले में अनकवर्ड था, दूसरे वाले में शीशे के ग्लास से ढक दिया गया था, तो उसको एयर नहीं मिल रहा था। द कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट्स कंबशन इज ऑक्सीजन। ठीक है, तो एयर में प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन जो कि किसी भी चीज को जलने में मदद करता है। दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ग्लास टम्बलर इन्वर्टेड ऑन द कैंडल। ठीक है, तो इसे कंफर्म किया जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस से जो कि उस ग्लास टम्बलर में हुआ, जिसको इन्वर्ट करके कैंडल से ढक दिया गया था, कैंडल के ऊपर ढक दिया गया था।
हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं उस ग्लास टम्बलर में? तो हल्का सा कुछ लिटिल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर को डाल करके और फिर उसको शेक करके वो लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस वाले ग्लास टम्बलर में कुछ देर तक तो ये चलेगा, जैसे ये वाला चल रहा है तो ये मोमबत्ती विधि कुछ देर तक तो चलेगा, उसके बाद फिर वो बुझ जाएगा। ये बुझने का कारण क्या रहेगा कि इस ग्लास टम्बलर के अंदर में जितना भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका रहेगा। ठीक है, वो ऑल दोस ऑक्सीजन वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए इस ग्लास टम्बलर में अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है और उसको हम लोग चेक कर सकते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइम वाटर। ओके, तो you can test the carbon dioxide gas by adding a small amount of lime water in the petri dish। लेकिन वो पेट्री डिश में भी हम लोग थोड़ा साँचा बना हुआ रहता है, तो उसमें हम लोग लाइम वाटर को डाल करके चेक कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस था वहां पे। यू विल नोटिस दैट इट टर्न्स मिल्की। ठीक है, वो लाइम वाटर का कलर जब वो मिल्की कलर हो जाएगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द कार्बन फ्रॉम द वैक्स एंड द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये वैक्स में से कार्बन से बना और एयर में से ऑक्सीजन से बना। इन अदर वर्ड्स ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। इसलिए दूसरे शब्दों में ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही जरूरी है कंबशन के लिए भी। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन कैन नॉट टेक्स प्लेस। और एट फर्दर साइंस एंड सोसाइटी, विज्ञान और समाज। अब इसके रिगार्डिंग क्या बताया हुआ है यहाँ पे? इफ अ पर्सन क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू एक्सटिंग्विश द फायर? तो क्या बढ़िया तरीका है उस आग को बुझाने का? तो इसका जो बढ़िया तरीका है, रैप अ ब्लैंकेट और क्लोथ अराउंड द पर्सन। देखिए उस इंसान को एक कंबल से ढक दो या फिर ऐसे कपड़े से जिसमें जो हवा का सप्लाई रोक दे। ठीक है, यहाँ पे रिमूव क्लोथ। क्लोथ में बहुत सारे तरीके के क्लोथ्स होते हैं। ठीक है, तो क्लोथ विल बी इजिली अवेलेबल टू कैच फायर। जो ब्लैंकेट रहता है वो मोटा कपड़ा रहता है, तो दैट विल नॉट बी इजी कैच फायर। तो उसको मोटे कपड़े से ढक दो। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर एंड द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। अब उसको ब्लैंकेट से ढकने से क्या होगा कि हवा का सप्लाई जो है ह्यूमन उस जहां पे आग लगी हुई है इंसान के शरीर में, तो हवा का सप्लाई जो वो रुक जाता है, तो उसमें फायर भी जो है वो बुझ जाता है। अब क्वेश्चन, कुछ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे, चेतावनी वाली बात है, क्या है? तो सिंथेटिक ब्लैंकेट और क्लोथ शुड नेवर बी यूज्ड टू पुट आउट अ फायर। ठीक है, सिंथेटिक ब्लैंकेट या फिर कपड़ा जो है उसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए आग को बुझाने के लिए। एज दीज कैन मेल्ट एंड स्टिक टू द स्किन। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो गल सकता है और स्किन से चिपक भी सकता है। ये यहाँ पे जानकारी दी गई है कि अगर कपड़े में आग लग जाती है, किसी इंसान के कपड़े में आग लग जाती है, तो उसको कैसे बुझाया जा सकता है। फर्दर फैसिनेटिंग फैक्ट्स, यहाँ कुछ जानकारी वाली बात है, क्या दिया हुआ है? तो नेचर्स वंडर्स, विज्ञान में जो सॉरी प्रकृति में जो आश्चर्यजनक वाली चीजें हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे नेचर्स वंडर यानी विज्ञान का कुछ आश्चर्य वाली बात। यू माइट हैव सीन सम इंसेक्ट्स इमिटिंग लाइट इन अ गार्डन और फील्ड इन लेट इवनिंग्स। ये तुमने देखे होंगे कुछ कीड़ों को बगीचे में या फिर मैदान में शाम के समय में या फिर रात के समय में उड़ते हुए। ठीक है, और उन कीड़ों में से क्या कि रोशनी भी निकल रही है, जिसे हम लोग जुगनू कहते हैं। ठीक है, फायर फ्लाइज। दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड फायर फ्लाइज। इन कीड़ों को कहा जाता है फायर फ्लाइज एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल चेंज। और इन कीड़ों में से जो लाइट निकल रही है ये इनके अंदर होने वाली केमिकल चेंज की वजह से। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन विदाउट हीट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी जीवित जीव में बिना गर्मी प्रोड्यूस हुए जो ये लाइट निकल रही है, इसी को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है, तो ये एक जीके के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों, इसको याद रखना है कि बिना हीट प्रोड्यूस हुए केमिकल चेंजेस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो लाइट प्रोड्यूस होती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसको उस मेथड को क्या कहते हैं? तो ये कहलाया हमारा बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, तो फायरफ्लाइज आई थिंक अब के समय में बहुत कम हो गए हैं, लेकिन अगर आपने देखा है और किस किस ने देखा है वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, तो मुझे भी लगेगा कि यस आपने फायरफ्लाइज को देखा है। एंड वी आर ऑलमोस्ट एट द मिड ऑफ द चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर के मिड तक पहुंच चुके हैं। और अब अगर आप लोग इस वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले और मैं आपको ये चैप्टर और ये चैप्टर का पढ़ाई के हर एंगल को आप तक नए फॉर्म में भी ला सकूं। ठीक है, अट्रैक्टिव तरीके से भी ला सकूं, इलस्ट्रेटिव तरीके से भी ला सकूं, एक एक्साइटमेंट वे में भी ला सकूं कि आपको भी पढ़ने में मजा आए, समझने में, समझाने और मुझे समझाने में मजा आए। फर्दर अभी हम लोगों ने क्या जाना? इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एनफ फॉर कंबशन? ठीक है, लाइक फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन। ठीक है, कि क्या ऑक्सीजन रहना जरूरी है कंबशन के लिए? तो उसी से रिगार्डिंग यहाँ सवाल है, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर एनफ फॉर कंबशन? अभी यहाँ एयर कहने का मतलब कि
Oxygen. We learnt above that combustible substances and oxygen are necessary for combustion. अभी हम लोगों ने जाना ऊपर में कि combustible substances means those substances in which can catch fire, वो substances जो कि आग लग सकते हैं जिसमें, और ऑक्सीजन रहना जरूरी है कंबशन के लिए. We also know that paper is a combustible substance. हम लोग ये भी जानते हैं कि पेपर जो है combustible substance है, but we can keep it in the air for any length of time. लेकिन हम लोग पेपर को हवा में कितने भी लंबे समय के लिए रख सकते हैं विदाउट इट कैचिंग फायर. देखिए, हवा में रख सकता है, पेपर को रख सकते हैं, लेकिन उसमें आग नहीं पकड़ेगी. What else is needed to start combustion? तो और किस चीज की जरूरत है कंबशन होने के लिए? Let us learn about this. ठीक है, तो कंबस्टाइल सब्सटेंसेस होना जरूरी है, फिर ऑक्सीजन होना भी जरूरी है. अब और क्या चीज का जरूरत है, तो उसी को हम लोग अगला एक्टिविटी आगे भी पढ़ेंगे अब अगला एक्टिविटी की वजह से. तो लेट अस इन्वेस्टिगेट, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या, फिर से चेतावनी है. यहाँ पे क्या चेतावनी है बच्चों, कि परफॉर्म दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ ए टीचर और एन एडल्ट. अब ये जो एक्टिविटी है, ऐसे आपको टीचर या फिर किसी बड़े के अंडर में ही इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना रहेगा. ऑलराइट, नाउ व्हाट इज सेइंग, होल्ड अ पीस ऑफ पेपर विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स. ठीक है, एक पेपर को पकड़ना रहेगा चिमटे की मदद से, एंड ब्रिंग अ लाइटेड मैच स्टिक टू इट. ठीक है, और एक जलती हुई तीली को उस पेपर के पास लाना रहेगा. इट क्विकली कैचेस फायर. डू यू से दैट वी नीड अ फायर टू स्टार्ट द बर्निंग प्रोसेस. तो जब माचिस की जलते हुए माचिस की तीली को पेपर के पास लाएंगे तो उसमें तुरंत से झट से आग पकड़ लेगा. तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि आग की भी जरूरत होती है किसी भी चीज को जलाने के लिए. ठीक है, तो ये पहला एक ऑब्जर्वेशन, एक प्रोसेस हुआ, एक स्टेप हुआ. दूसरा इन्वेस्टिगेट करने का चीज क्या है कि टेक अनदर पीस ऑफ पेपर, एक दूसरा पेपर लेना रहेगा, यूजिंग अ मैग्नीफाइंग ग्लास. अब इस बार क्या है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करना है. फोकस द सन रेज टू मेक द स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर. इस सूरज की किरणों को एक छोटा सा और चमकदार स्पॉट बनाना रहेगा पेपर पे सूरज की किरणों की मदद से, एज शोन इन द फिगर 5.7a. ठीक है, तो इस फिगर में जैसे दिया हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेकर के एक छोटा सा और चमकदार स्पॉट बनाना रहेगा पेपर पे. होल्ड इट देयर फॉर सम टाइम, और कुछ देर तक उसको पकड़ के भी रखना रहेगा. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या ऑब्जर्व करते हो, वी ऑब्जर्व दैट द पेपर स्टार्ट्स टू इमिट स्मोक. ठीक है, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे कि उस पेपर में से धुआं निकलने लगेगा. ठीक है, जहां पे वो स्पॉट, जिस स्पॉट पे मैग्नीफाइंग ग्लास को फोकस किया जा रहा था. एंड देन कैचेस फायर, पहले धुआं निकलेगा फिर उसमें से फिर आग भी पकड़ लेगा. Thus we find that a substance can burn even without fire. तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ये भी जाना कि कोई भी चीज जो है बिना फायर के भी आग पकड़ सकती है. जैसे पहले वाले एक्सपेरिमेंट में, एक्टिविटी में क्या था कि पेपर को मैच स्टिक की मदद से बर्न किया गया था, लाइट किया गया था. ठीक है, तो वहां पे मैच स्टिक आग था, फायर था पहले से ही. दूसरे के केस में क्या है कि मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज किया गया, जहां पे सन रेज को एक जगह कंसंट्रेट किया गया, फोकस किया गया तो पेपर के ऊपर, तो पेपर में से पहले धुआं निकला और फिर आग लग गई, लेकिन जो पहले से ही फायर को इस्तेमाल नहीं किया गया. हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस चेंज, तो इस चेंज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे. फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट्स इट. जब सन रेज को पेपर के ऊपर फोकस किया गया तो वहां पे गर्मी उत्पन्न हुई, हीट प्रोड्यूस हुआ. द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेस विथ टाइम, एंड मोर द सन रेज गेट कंसंट्रेटेड, मोर द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीज. ठीक है, जितना ज्यादा सन रेज एक जगह पे कंसंट्रेट हुआ उतना ही ज्यादा हीट वहां पे जेनरेट हुआ. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द पेपर बिकम्स सो हॉट दैट स्टार्ट्स बर्निंग. पेपर जो है इतना गर्म हो गया कि वो जलने लग गया. दिस मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. ये जो मिनिमम टेम्परेचर था जिसपे सब्सटेंस जो जलने लग गया, ये कहलाता है इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म और डेफिनेशन स्टार्ट हो गया है कि इग्निशन टेम्परेचर किसे कहेंगे. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द पेपर substance catches fire and starts burning is called ignition temperature, the minimum temperature. Since the temperature of the lighted matchstick was already higher than the ignition temperature of the paper, कि जो lighted matchstick का जो temperature था वो पहले से ही higher था पेपर के temperature से, it caught fire almost immediately. तो इसलिए matchstick जो आग लगाया गया था वो तुरंत पकड़ लिया था. लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास वाले के केस में क्या था कि थोड़ा टाइम लगा था. क्यों? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर था वो पहले से कम था, लेकिन मैच स्टिक के केस में क्या था कि मैच स्टिक में आग लगी हुई थी और उसका टेम्परेचर पहले से ही ज्यादा था, तो इसलिए उसमें जल्दी आग कर लिया था. सो वी कैन कंक्लूड दैट फॉर द कंबशन प्रोसेस टू अकर, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी चीज को कंबशन होने के लिए देयर आर 3 रिक्वायरमेंट्स, 3 चीजों की जरूरत रहेगी. पहला, अ कंबस्टाइल सब्सटेंसेस आल्सो कॉल्ड फ्यूल. ठीक है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें आग लग सके, जिसे हम लोग फ्यूल भी कहेंगे.
दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट दैट अलाउज द फ्यूल टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर, तीसरा गर्मी, अब वो गर्मी मैच स्टिक से मिले, सनरेज से मिले या फिर किसी भी सोर्स से मिले, ठीक है, अगर ये तीनों चीजें प्रेजेंट रहेंगी कहीं पे तो आग लगने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और आग लगने की संभावना मतलब कि जैसा फायर फाइटिंग के केस में बताया जाता है, समझाया जाता है, तो आग लगने की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि कंबशन प्रोसेस होने के लिए, ठीक है, आग लगने के लिए ये तीनों चीजें होनी चाहिए। So this is the new kind of change which we have studied right now. Like फर्दर पहले क्रस्टिंग था और फिर दूसरा हम लोगों ने जाना कंबशन, जिसमें अलग अलग टर्म्स आए थे। पहले तो कंबशन का डेफिनेशन था जिसमें कोई सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस ऐड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और हीट और लाइट प्रोड्यूस कर रहा है तो कंबशन कहला रहा है। फिर जो सब्सटेंस कंबशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे कंबस्टाइल सब्सटेंस कह रहे हैं। और फिर कैन इग्निशन टेम्परेचर की जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है किसी भी सब्सटेंस में फायर कैच करने के लिए, आग लगने के लिए, तो वो इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। और रिक्वायरमेंट फॉर एनी कंबशन प्रोसेस टू अकर इज कंबस्टाइल सब्सटेंस, ऑक्सीजन एंड हीट। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू रीड इज कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस। क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं कि क्या वो किसी सेम प्रोसेस में भी हो सकता है? ये मतलब कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज साथ में हो सकता है। What changes take place when a candle is lit? Let us smoke। ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब किसी मोमबत्ती को जलाया जाता है? तो इसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पे। एक्टिविटी 5.7 एक नया एक्टिविटी यहाँ पे, थिंक पेयर एंड शेयर। ठीक है, तो थिंक मतलब कि सोचना भी रहेगा, अपने में डिस्कस भी करना रहेगा और डिस्कशन को शेयर भी करना रहेगा। लुक एट द फिगर 5.9, एनालाइज व्हाट स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट द बर्निंग कैंडल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे 5 बच्चे बैठे हुए हैं, इस फिगर में देख सकते हो कि 5 बच्चे बैठे हुए हैं और ये सब एक जलते हुए मोमबत्ती को देख रहे हैं और इस मोमबत्ती के रिगार्डिंग ये लोग, इन लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या डिस्कस कर रहे हैं ये लोग। तो व्हाट डू यू थिंक? पहला बच्चा कह रहा है कि द वैक्स मेल्ट्स एंड इवापोरेट्स, कि जो वैक्स है, जो मोम है, वो गल रहा है और इवापोरेट हो जा रहा है। फिर दूसरी बच्ची कह रही है कि वैक्स मेल्ट्स, फ्लोज एंड सॉलिडिफाइज इन डिफरेंट शेप्स। अब इसका क्या कहना है कि वैक्स जो है, मोम है, वो गल रहा है, बह रहा है, फिर सॉलिड हो जा रहा है, लेकिन उसका शेप क्या है, वो चेंज हो जा रहा है, दूसरे शेप में वो चेंज हो जा रहा है। अब तीसरी बच्ची ओनली एडिंग मे बी, वो कह रही कि हाँ हो सकता है, या तो गल के इवापोरेट भी हो जा रहा होगा, तो गल के फिर बह करके सिर्फ सॉलिड हो जा रहा होगा। अब चौथा बच्चा क्या कह रहा है कि मे द विक ड्रॉज ऑफ द लिक्विड वैक्स। ठीक है, विक मतलब कि जो धागे की लड़ी है जिसमें आग जलते रहता है, वो क्या है कि मोम को अपने ऊपर खींच ले रहा है। अब पांचवी बच्ची जो वो कह रही है कि आई थिंक द वैक्स बर्न्स एंड न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो जैसे इसने केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा था कि केमिकल चेंजेस में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो ये कह रही है कि वैक्स जो है वो जल रहा है और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन भी हो रहा है। फर्दर, व्हाट चेंजेस अकर व्हेन अ कैंडल बर्न्स? क्या होता है जब कोई कैंडल जलता है? द वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स। कैंडल का जो वैक्स है, जो मोम है, वो गलता है। इज कैरीड अप बाय द विक। अब वो गल करके लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसके अंदर जो धागा है वो ऊपर की ओर खींचता है, उस गले हुए वैक्स को ऊपर की ओर खींचता है। एंड इवापोरेट्स ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। और जो हीट है उसकी वजह से वो इवापोरेट भी होते रहता है। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम। अब वो जो इवापोरेशन हो रहा है वैक्स का, जिसके जो विक के आसपास जो उसके वेपर प्रेजेंट होते हैं तो वही जलते हैं और वो फ्लेम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो जो येलोइश कलर का जो लाइट जलता रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेपर ऑफ वैक्स, द बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स अराउंड द विक। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इट्स सॉलिडिफिकेशन एंड इवापोरेशन आर फिजिकल चेंजेस। ठीक है, तो इसमें जो जो प्रोसेस हुआ कि वैक्स का गलना, उसका सॉलिड होना और फिर उसका इवापोरेशन जो होना, तो ऑल दीज आर द फिजिकल चेंजेस। द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज द केमिकल चेंज। अब वो क्या है कि जो वेपर इवापोरेशन हो रहा है, जो तो उसका जो वेपर का जो बर्न हो रहा है, जो वेपर जो जल रहा है, वो कहलाया हमारा केमिकल चेंज। व्हाई? बिकॉज कंबशन इज टेकिंग प्लेस देयर। दिस शोज दैट द बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इससे पता चलता है कि मोमबत्ती के जलने का जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, जिसको बच्चे ऊपर में देख रहे हैं, तो इसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों के दोनों अकर हो रहे हैं, दोनों के दोनों घट रहे हैं। फर्दर, नो अ साइंटिस्ट। अब एक वैज्ञानिक को जानना है, तो ये वैज्ञानिक कौन है यहाँ पे? द कैंडल यू जस्ट ऑब्जर्व्ड हैज लॉन्ग बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी फॉर सेवरल साइंटिस्ट इंक्लूडिंग माइकल फैराडे।
ठीक, तो ये जो मोमबत्ती इस्तेमाल किया गया है जो कि क्यूरियोसिटी के लिए, बच्चों का क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए, तो ये वैज्ञानिकों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहा है और एक शोध का कार्य का चीज रहा है। जैसे उनमें से एक है माइकल फैराडे, विच मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू सेवरल एरियाज ऑफ साइंस, जिन्होंने बहुत सारा ही कंट्रीब्यूशन दिया अपना विज्ञान के अलग अलग एरियाज में। In the 19th century में Faraday delivered a series of lectures called Chemical History of a Candle। तो 19th century में फैराडे ने, अब 19th century का कहने का मतलब कि 1800 से लेकर के, ठीक है, 1800 से लेकर के 1899 तक, 1899 तक, इस 19th century के समय में फैराडे ने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे केमिकल हिस्ट्री ऑफ अ कैंडल पे। Faraday believed that the candle was the perfect object to introduce scientific study। फैराडे का ऐसा मानना था कि कैंडल जो है एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है, बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्ट है जिसे साइंटिफिक स्टडी के लिए इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। थ्रू इट ही डिस्कस्ड डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। तो इसकी मदद से उन्होंने बहुत सारे डिफरेंसेस को प्रोड्यूस किया फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड कंबशन। ठीक है, मेल्टिंग गलना, वेपराइजेशन फॉर्मेशन ऑफ वेपर होना, और कंबशन मतलब कि जलना भी। जैसे अभी हम ऊपर में हम लोगों ने जाना कि कैसे बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसमें फिजिकल चेंजेस में क्या था कि मेल्टिंग था, फिर इवापोरेशन था एंड सॉलिडिफिकेशन था, और सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स, क्योंकि ये क्या था, फिजिकल चेंजेस था। वहीं बर्निंग ऑफ वेपर ऑफ वैक्स वाज द केमिकल चेंज। तो इस तरीके से माइकल फैराडे के द्वारा कैंडल के ऊपर में भी बहुत सारे लेक्चर्स भी प्रोड्यूस किए गए, और कैंडल्स को उन्होंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ स्टडी समझा। ऑलराइट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज, आर चेंजेस परमानेंट? कि जो चेंजेस हम लोगों ने देखे हैं, या वो जो चेंजेस होता है चाहे नेचर में हो या फिर मैन मेड द्वारा किया गया हो, तो क्या वो परमानेंट हैं? आर चेंजेस परमानेंट? क्या चेंजेस जो हुए वो परमानेंट हैं? तो वंस समथिंग हैज अंडरगॉन अ चेंज, अगर कुछ चीज के अंदर में बदलाव होता है, कैन वी गेट इट बैक इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म? तो क्या हम लोग उसको फिर से ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं? तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। अब कहने का मतलब जैसे हम लोग फल को काट रहे हैं, किसी फल को अगर काटते हैं तो क्या उस फल को हम लोग दोबारा गम की मदद से या किसी भी तरीके से चिपका सकते हैं? नहीं ना, वहां पे फिजिकल चेंज हुआ, उसका शेप साइज में चेंजेस हुए, लेकिन उसको हम लोग दोबारा फल तो नहीं ना बना पा रहे हैं। अगर तो जैसे एक एक्सपेरिमेंट था ऊपर में कि बलून को फुलाया गया, फिर उसमें से हवा निकाल दिया गया। उस केस में क्या है कि फिजिकल चेंज हुआ, और फिजिकल चेंज से फिर से वापस उसको बलून बनाया दिया गया। तो क्या कि उसको वापस से वो परमानेंट नहीं रहा, मतलब कि उसको फिर से वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता था। तो इसी के लिए इसी तरीके के चेंजेस को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। लेट अस थिंक एक्टिविटी की मदद से, थिंक अगेन अबाउट ऑल द चेंजेस दैट वी हैव डिस्कस्ड और टॉक अबाउट सो फार। ठीक है, तो जितने भी तरीके के चेंजेस को हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर से लेके चैप्टर के स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक में, तो उसको डिस्कस करना रहेगा, उसको सोचना रहेगा और उसके बारे में बात भी करना। इन विच ऑफ दीज कैन वी गेट बैक द ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस इन द फॉर्म वी स्टार्टेड विथ? इनमें से किसमें से हम लोगों को वही सब्सटेंस फिर से मिल सकता है जिससे हम लोगों ने शुरुआत की थी? रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 5.2। ठीक है, अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करो टेबल 5.2 में। कैन चेंजेस बी रिवर्स्ड? क्या इस चेंजेस को रिवर्स किया जा सकता है? तो इस ऑब्जर्वेशंस क्या है, जैसे पहला चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब्स, सो इट कैन बी रिवर्स्ड, यस, उसको हम लोग फिर से आइस बना सकते हैं। चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स, सब्जियों को काटने के बाद क्या उसको फिर से बड़ा सा ओरिजिनल सब्जी के फॉर्म में ला सकते हैं? तो नो, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। बॉइलिंग वाटर, वाटर अगर बॉयल कर रही है तो उसको हम लोग फिर से वाटर इवापोरेशन से जो ड्रॉप्स फॉर्म होंगे उसको हम लोग फिर से वाटर के फॉर्म में ला सकते हैं। तो यस, इट कैन बी ब्रॉट बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म। नेक्स्ट, मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न। ठीक है, कॉर्न से पॉपकॉर्न तो बन सकता है, लेकिन उस पॉपकॉर्न को हम लोग दोबारा कॉर्न नहीं बना सकते हैं, देयरफॉर इट इज नॉन रिवर्सिबल, it cannot be reversed. Further, returning to the original object or substance with which we started shows that the changes we brought can be reversed. ठीक है, तो ओरिजिनल सब्सटेंस या ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे वापस आना, जिससे हम लोगों ने किसी भी चीज को शुरुआत किया था, तो ये बताता है कि कुछ चेंजेस जो है उसको रिवर्स किया जा सकता है, उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आइस मेल्ट्स, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आइस यानी बर्फ जो है अगर वो गलता है, इट कैन बी रीफ्रोजन इनटू आइस। अगर बर्फ करके पानी हो जाता है तो उसको फिर से आइस बनाया जा सकता है। सिमिलरली,
व्हेन वाटर इवापोरेट्स, जब पानी जो है वो इवापोरेट होता है, भाप बनता है, इट कैन बी कंडेंस्ड बैक इनटू लिक्विड वाटर, तो उसको फिर से वाटर के फॉर्म में कंडेंस किया जा सकता है। ठीक है, इवापोरेटेड वाटर को हम लोग फिर से कंडेंस करके लिक्विड वाटर के फॉर्म में ला सकते हैं। However, some changes cannot be reversed since we cannot get the original object or substance back after the change। ठीक है, वहीं कुछ चेंजेस जो है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको हम लोग फिर से दोबारा ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते हैं। जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, ओरिजिनल सब्सटेंस था, उस फॉर्म में नहीं ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चॉप्ड वेजिटेबल्स कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज एंड शेप। ठीक है, जैसे कि ऊपर में के टेबल में डिस्कस किया गया था। ठीक, जैसे कटी हुई सब्जियों को वापस से फिर से ओरिजिनल सब्जी के फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है। एंड मेकिंग पॉपकॉर्न कैन नॉट गो बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, और कॉर्न से पॉपकॉर्न बनाना, उसको फिर से दोबारा कॉर्न बनाना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ये चेंज जो है इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। Thus, changes around us could be grouped into those that can be reversed and those that cannot be reversed। इसीलिए हमारे आसपास के चेंजेस को ग्रुप किया जा सकता है दो तरीके से। एक तो वैसे जिसे रिवर्स किया जा सकता है, दूसरे वैसे जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता है। अरे बच्चों, जस्ट अ मिनट प्लीज। ओके, तो हमारे आसपास का हम लोग कि हमारे आसपास के चेंजेस को ग्रुप किया जा सकता है दो तरीके की चीज में। एक तो वैसे जिसको रिवर्स किया जा सकता है, और दूसरा वैसे जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो जो टॉपिक हम लोग रीड कर रहे थे कि आर चेंजेस परमानेंट, ये क्या चेंजेस परमानेंट है? तो जिन चेंजेस को रिवर्स नहीं किया जा सकेगा वो परमानेंट हो जाएंगे, और जिन चेंजेस को रिवर्स किया जा सकेगा वो परमानेंट नहीं रहेंगे। ऑलराइट, फर्दर, आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? क्या जो चेंजेस हो रहे हैं क्या सब वो मर्जी के हिसाब से हो रहे हैं? क्या सब मन मुताबिक हो रहे हैं? जैसा होना चाहिए था वैसे ही हो रहे हैं? ओके, तो डिजायर का मतलब क्या होगा? चाहना, कि क्या जैसा हम लोग चाह रहे हैं वैसा ही हो रहा है, या फिर जो अपने से जो नेचर चाह रहा है क्या कि उस हिसाब से हो रहा है? तो आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? के सारे चेंजेस जो वो डिजायरेबल है? तो लेट अस रीड इट नाउ। हमारा जो टॉपिक है, आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? मेनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे मिल्क का कर्ड में बदलना। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों को काटना। एंड कटिंग ऑफ कुकिंग ऑफ फूड, और भोजन को पकाना। ऑल दीज आर डिजायरेबल चेंजेस। ये सब के सब क्या है? डिजायरेबल चेंजेस हैं। मतलब कि ये सब होने ही थे। दूध को कर्ड बनाया जा सकता है, मतलब हम लोग चाहेंगे उसको कर्ड भी बना सकते हैं। फलों का पकना ही है, ये नेचर के द्वारा डिजायर किया जा रहा है कि फलों को पकना ही है। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, ये अगर हम लोग चाहेंगे तो फल को काट सकते हैं। और भोजन का पकना या पकाना, ये क्या है? सब डिजायरेबल चेंजेस है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डिजायरेबल चेंजेस हैपनिंग अराउंड यू? क्या कुछ ऐसे और चेंजेस हैं जो कि तुम्हारे आसपास हो रहे हैं? ओके, तो अगर है तो आप लोग आपस में डिस्कस इसको जरूर करना बच्चों। ऑन द अदर हैंड, सम चेंजेस में बी अनडिजायरेबल। वहीं दूसरी तरफ कुछ चेंजेस जो है वो अनडिजायरेबल हो सकते हैं, सच एज द रस्टिंग ऑफ आयरन और द डीके ऑफ फूड ड्यूरिंग इस स्टोरेज। ठीक है, कुछ चेंजेस जो है अनडिजायरेबल हो सकते हैं, जैसे लोहे के ऊपर में जंग लगना, ठीक है, ब्राउन कवरिंग होना, तो वो क्या अनडिजायरेबल है। या फिर रखे हुए भोजन का सड़ जाना, किसी फूड का सड़ जाना, खराब हो जाना, तो क्या है? अनडिजायरेबल है। A change that is undesirable in some situations may be desirable in other situations। कुछ चीजें जो कि किसी सिचुएशन में अगर अनडिजायरेबल है तो हो सकता है कि वो दूसरे सिचुएशन में डिजायरेबल रहे। फॉर एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड कैन बी वेरी यूजफुल इन कन्वर्टिंग फूड वेस्ट इनटू कंपोस्ट। ठीक है, जैसे भोजन का सड़ना किसी के लिए खराब हो सकता है, मतलब हम ह्यूमन बींग्स के लिए तो खराब है, लेकिन खाद बनाने के लिए, ठीक है, जो कि खेत में छिड़काव किया जा सके, जिसका कंपोस्ट बनाने के लिए वो बहुत ही यूजफुल माना जाता है, तो वो क्या हो गया? डिजायरेबल हो गया। तो इसीलिए अ चेंज दैट इज अनडिजायरेबल, वो चेंज जो कि किसी सिचुएशन के लिए अगर अनडिजायरेबल है तो किसी दूसरे सिचुएशन के लिए वो डिजायरेबल भी हो सकता है। Further, some changes occurring over the years due to human activity can have a long-term environmental impact। ठीक है, कुछ चेंजेस जो कि लंबे सालों से, ठीक है, बहुत सालों से इंसानों की एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, तो उस पर एनवायरमेंट पे, पर्यावरण पे बहुत ही ज्यादा लंबा असर छोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ फ्यूल्स इन कार्स, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा इज इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे फ्यूल्स का इस्तेमाल होना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होना कार में, ट्रेन में, एरोप्लेन में,
ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा रहा है एटमोस्फेयर में। ड्राइंग ऑफ पेंट्स ऑन वॉल्स, ठीक है, दीवारों पे जो पेंट किया जाता है, कलर अलग अलग रंग के जो पेंट किए जाते हैं, तो उनका सूखना भी। डोर्स, फर्नीचर्स एक्सेट्रा रिलीज मेनी सब्सटेंसेस थ्रू इवापोरेशन कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो ये क्या है कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन करने वाले हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते हैं इवापोरेशन की मदद से। जब ये पेंट सूखते हैं तो उसमें से जो इवापोरेशन होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस का इवापोरेशन होता है, जो कि एटमॉस्फेयर में जब जाकर के मिलते हैं तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। तो ये टॉपिक हमने जाना डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस की रिगार्डिंग में। ठीक है, डिजायरेबल चेंजेस जो कि इच्छा अनुसार हो रहा है, मतलब चाह पे भी डिपेंड करता है, और अनडिजायरेबल जो कि ना चाहते हुए भी हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस जो कि किसी सिचुएशन में अगर अनडिजायरेबल है तो वो किसी सिचुएशन के लिए डिजायरेबल भी प्रूफ हो सकते हैं। एंड ह्यूमंस के द्वारा, ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा कुछ ऐसे चेंजेस, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि एनवायरनमेंट पे लॉन्ग टर्म के लिए असर छोड़ते हैं। जैसे फ्यूल्स का यूज होना व्हीकल्स में, अलग अलग तरीके के व्हीकल्स में, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है एटमोस्फेयर में। ठीक है, या फिर वॉल्स पे जो पेंट किए गए हैं तो उनका इवापोरेशन होना और हार्मफुल गैसेस का रिलीज होना एटमोस्फेयर में। फर्दर सम स्लो नेचुरल चेंजेस, ठीक है, कुछ धीरे धीरे होने वाले नेचुरल चेंजेस, सम स्लो नेचुरल चेंजेस। अब इसके रिगार्डिंग क्या है कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों में टूटना, उसका बिखरना, अलग अलग तरीके के चेंजेस होने। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो चेंजेस जाना, एक्सपेरिमेंट जाना, वो सब क्या था, मैनमेड था, ह्यूमन के द्वारा एक्टिविटी परफॉर्म किए जा रहे थे। अब ये क्या हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या है, तो नेचुरल चेंजेस है। ये तो सम स्लो नेचुरल चेंजेस, यानी धीरे धीरे होने वाली, प्रकृति में होने वाली बदलाव, सम स्लो नेचुरल चेंजेस। तो एक एग्जांपल क्या लिया गया यहाँ पे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना, या फिर चट्टानों पे जो अलग अलग तरीके के नेचुरल अकरेंस होने वाले हैं उसकी रिगार्डिंग में। हैव यू सीन heaps of sand, soil and stones lying at the base of mountains as shown in figure 10.a 10.5.10a? ठीक है, तो बच्चों अगर किसी पहाड़ी क्षेत्र में अगर तुम लोग गए होगे घूमने के लिए, तो देखे होगे कि वहां पहाड़ के नीचे में पहले से मिट्टी की ढेर जमा है। ठीक है, चाहे बालू की ढेर जमा है, कंकड़ पत्थर की ढेर जमा है। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो ये जो ढेर जमे हुए हैं ये सब कहलाते हैं सेडिमेंट्स। हाउ हैव दे फॉर्म दीज फॉर्म, ये कैसे बन गए हैं? दीज आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल चेंजेस दैट ब्रेक अप लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। ये बने हैं फिजिकल चेंजेस होने की वजह से, जो कि छोटे छोटे टुकड़े में होकर के जो बड़े बड़े पत्थर थे वो छोटे छोटे टुकड़े होने के बावजूद ये सब बने हैं। टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर में बदलाव होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। ग्रोइंग रूट्स ऑफ ट्रीज, ठीक है, जैसे पेड़ का जो जड़ होता है उसका बढ़ना। एंड इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन क्रैक्स इन द रॉक्स कैन कॉज देम टू ब्रेक। यहाँ तक कि अगर चट्टानों में पानी अगर बसे हुए हैं तो उनके जमने की वजह से वो चट्टान टूट सकते हैं। तो क्या कि सब नेचुरल अकरेंस है, नेचुरल चेंजेस हैं, जिनकी वजह से ये सब लार्ज रॉक्स जो है स्मॉलर पीसेस में ब्रेक हो चुके हैं। फर्दर वाटर और केमिकल्स प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है, पानी या फिर केमिकल का प्रेजेंट होना किसी पानी में, कैन ऑल्सो रिएक्ट विथ द रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंजेस इन देयर कंपोजिशन। तो वो रॉक के साथ रिएक्ट कर सकता है और उनके अंदर केमिकल चेंजेस ला सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ केमिकल चेंज इज शोन इन फिगर 5.10b। एक एग्जाम्पल है 5.10b में दिखाया गया है। हेयर एन ओरिजिनली ब्लैक कलर्ड रॉक कॉल्ड बसाल्ट। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल में क्या गया है, ओरिजिनल है ये ब्लैक कलर्ड रॉक है जिसे बसाल्ट कहा जाता है, which contains iron has chemically changed to produce a red colored layer। जिसके अंदर बसाल्ट में आयरन का मात्रा होता है, तो ये केमिकली चेंज हुआ है और एक रेड कलर्ड लेयर बना लिया है बॉटम पे। ठीक है, the red color is a result of the iron oxide produced when the rock surface was exposed for a long time to water and air containing water vapor। अभी जो रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ है इस चट्टान पे, इस स्टोन पे, तो ये हुआ है आयरन ऑक्साइड का बनने की वजह से। देखिए, जो कि रॉक में प्रेजेंट था, रॉक के सरफेस पे प्रेजेंट था, और ये रॉक लंबे समय तक एयर और वाटर के कांटेक्ट में आया नेचर में। ठीक है, जो नेचर में वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो उस वाटर वेपर की वजह से एयर और वाटर के कांटेक्ट में आया, ये रॉक लंबे समय से कांटेक्ट में रहा और ये आयरन ऑक्साइड बना लिया, जिसकी वजह से ये रेड कलर हो गया। दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड वेदरिंग। ये जो रॉक में फिजिकल और केमिकल चेंजेस हुए, फिजिकल कहने का मतलब वो जो लास्ट रॉक्स था वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके गिर जाना, एक जगह सेडिमेंटेशन का फॉर्म हो जाना। ठीक है, चाहे वो रॉक हो, सॉइल हो या फिर सैंड हो।
और केमिकल चेंजेस मतलब कि पहले जो ब्लैक कलर बसाल्ट था वो क्या हो गया कि रेड कलर का फॉर्मेशन हो गया, रेड कलर का फॉर्मेशन हो गया उस पे। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये तीन सबका फिजिकल और केमिकल चेंजेस वो जो रॉक में, तो ये कहलाए हमारा वेदरिंग, ठीक है, मौसम का असर, विच इवेंचुअली लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जिससे कभी कभार क्या है कि एक नए प्रकार के सॉइल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेडिमेंट्स एट द बेस ऑफ अ क्लिफ, यहाँ पे देख सकते हो कि सॉइल्स, स्टोन्स, पेबल्स, इसका जो है सैंड, इनका जो है सेडिमेंट बना हुआ है। और ये ब्लैक कलर बसाल्ट जो है ये रेड कलर का फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पे। तो ये क्या है, नेचुरल चेंजेस, ठीक है, दीज चेंजेस आर स्लो बट दे आर नेचुरल चेंजेस। अभी हम लोगों ने जाना वेदरिंग के बारे में, एक नया टर्म आ गया यहाँ पे, वेदरिंग, जो कि क्या था, तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड वेदरिंग। अब हम लोग जानेंगे इरोजन, ठीक है, इरोजन मतलब कि मिट्टी का कटा होना। हैव यू नोटिस्ड फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स? क्या तुमने कभी देखा है बच्चों कि नदी के किनारे में या फिर नदी के तह पे, ये नदी के नीचे जो है छोटे छोटे बारीक बारीक कंकड़ बैठ चुके हैं, बालू नुमा बालू बालू बैठे हुए हैं। This sand is formed when rock pebbles, soil, and sediments are broken down and moved from one location to another by natural forces like wind and flowing water. ठीक है, अब ये जो रेत जो है, ये जो सैंड है, जो कि रिवर के, नदी के नीचे और लेक जो है, झील तालाबों के नीचे जो बैठी हुई है, तो ये छोटे जो ये पत्थर के टुकड़ों के सेडिमेंट होने की वजह से, टूटने की वजह से, मिट्टी के टूटने की वजह से, और एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए आए हैं नेचुरल फोर्सेस लाइक हवा या फिर पानी, बहते हुए पानी की मदद से, तो ये फ्रिक्शन की वजह से और घिस घिस के और छोटे होते चले गए हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। तो ये प्रोसेस कहलाया हमारा इरोजन। तो कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग पेबल्स, सॉइल्स sedimented, broken down and moved from one location to another and getting settled at the bottom of the rivers or lakes is known as erosion. इरोजन ड्यूरिंग अ लैंडस्लाइड इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। अगर लैंडस्लाइड के समय में इरोजन होता है तो एग्जांपल हो गया एक फिजिकल चेंज का। रिवर रॉक्स एंड पेबल्स ऑफन अपीयर स्मूदर ड्यू टू द कांस्टेंट इरोजन कॉज्ड बाय द फ्लोइंग वाटर। नहीं, नदी में तुम लोगों ने देखा हो कुछ ऐसे चट्टान मिल जाते हैं, ऐसे ऐसे पत्थर मिल जाते हैं जो बहुत ही चिकना होता है, एक ऐसे कंकड़ मिल जाते हैं जो बहुत ही चिकना होता है, फिर उसे तुम लोग अपने कलेक्शन में ला करके कलेक्शन में भी कलेक्ट करते हो उसको। तो ये सब होने का कारण क्या है कि बहते हुए पानी जो है उसको हमेशा स्मूथ कर देते हैं, ठीक है, पानी के बहाव में वो हमेशा, वो पानी हमेशा पानी के बहाव में रहने की वजह से उसका सरफेस क्या है, वो स्मूथ हो जाता है। When the speed of the water or wind decreases, such as in an ocean or a lake, ठीक है, तो जब पानी का या फिर हवा का स्पीड जो वो कम होता है, जैसे कि ओशन में या फिर लेक में, द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड ड्यूरिंग द इरोजन सेटल्स डाउन एट द बॉटम। तो जो मटेरियल्स है, मतलब जो सैंड कलेक्शन है, चाहे वो रॉक से हो, पेबल से हो, सॉइल से हो, तो वो एक जगह आकर के जमने लग जाते हैं और बॉटम पे नीचे आकर के वो बैठ जाते हैं। दिस सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम एंड बिकम न्यू रॉक्स। और यही जो जो रेत के रूप में जो बैठे थे नीचे में, बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द रिवर और लेक, तो ये समय के साथ ये सब हार्ड भी होते चले जाते हैं और एक नया चट्टान का फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो इट इज ऑल्सो स्लो प्रोसेस, ठीक है। इरोजन की वजह से, इरोजन की मदद से ये सेडिमेंट्स जो है एक जगह से दूसरी जगह आ तो गए, लेकिन एक लंबे समय के बाद ये रॉक्स का भी फॉर्मेशन कर देते हैं। मोस्ट ऑफ these चेंजेस टेक प्लेस ओवर thousands ऑफ years एंड कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसमें से बहुत सारे चेंजेस जो हैं ये हजारों सालों से होते आए हैं, लेकिन इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता है। तो ये टॉपिक हम लोगों ने जाना इरोजन में। इरोजन के केस में क्या हुआ, तो फाइन सैंड कलेक्शन ऑन रिवर बैंक्स एंड लेक्स, एंड दिस सैंड इज फॉर्म्ड व्हेन रॉक पेबल्स और सॉइल्स आर सेडिमेंटेड and sediments are broken down and moved from one location to another by either by the forces of wind and flowing water. This is the erosion. All right, this is the end of the chapter. हम लोग चैप्टर के एंड पे पहुंच चुके हैं। एंड चलिए इसे इन नेक्स्ट सेल इसका ब्रीफ हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या जाना उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। A physical change is one in which a substance or object undergoes a change in its physical properties and no new substance is formed. एक फिजिकल चेंज वो है जिसमें कोई सब्सटेंस या फिर ऑब्जेक्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस के अंदर में जाता है और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। सेकेंड, a chemical change is one in which one or more new substances are formed. एक केमिकल चेंज वो हुआ जिसमें एक या एक से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बने। It involves a chemical reaction and can be represented by a chemical equation. ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंजेस जो होता है तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन भी इन्वॉल्व होता है और केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम लोग। कंबशन, कुकिंग एंड रस्टिंग आर एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो कुछ केमिकल चेंजेस के एग्जांपल हो गए यहाँ पे कंबशन, कुकिंग एंड रस्टिंग। Substances that undergo combustion are combustible substances.
वो सब्सटेंसेस जिनमें कंबशन हो रहा है वो कंबस्टेंट सब्सटेंसेस कहलाते हैं। हीट एंड और लाइट आर गिवन आउट ड्यूरिंग कंबशन, कंबशन के दौरान में हीट और लाइट जो है वो भी निकलता है, रिलीज होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस पे आग लग सकती है तो वो कहलाता है उसका इग्निशन टेम्परेचर। लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट। कुछ चेंजेस जो इसको रिवर्स किया सकता है और कुछ को नहीं किया सकता है। सम चेंजेस आर डिजायरेबल एंड सम आर नॉट। कुछ चेंजेस जो है डिजायरेबल होते हैं, मतलब कि वांछित होते हैं कि चाहते हैं कि वो हो, और कुछ चेंजेस जो है वो अनडिजायरेबल होते हैं, मतलब कि जरूरी नहीं कि वो हुए। रॉक्स अंडरगो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ड्यू टू वेदरिंग टू फॉर्म सॉइल। चट्टानों में फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके के चेंजेस होते हैं वेदरिंग की वजह से, जो कि सॉइल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इरोजन कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर एंड विंड इज अ फिजिकल चेंज। ये फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी या बहते हुए हवा की वजह से अगर कोई इरोजन हो रहा है तो वो ये एक एग्जांपल हो गया फिजिकल चेंज की वजह से। लेकिन ये क्या है कि स्लो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, सम स्लो नेचुरल प्रोसेस। वेदरिंग क्या है, इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों इन्वॉल्व है, लेकिन इरोजन क्या है, सिर्फ एक फिजिकल चेंज है। ऑलराइट बच्चों, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। क्वेश्चन आंसर के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। हम लोग चैप्टर के अंत तक पहुंच चुके हैं, और अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो, ठीक है, तो बना होने का कारण यही होगा कि आप लोगों को चैप्टर भी समझ में आया होगा, और मुझे आशा है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा भी पाया हूँगा। ठीक है, तो अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना अगर अब तक आपने नहीं किया है, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। ठीक है, चाहे वो दोस्त आपका कोचिंग में पढ़ता हो, स्कूल में पढ़ता हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ता हो, ठीक है, उनके साथ भी जरूर शेयर करना ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना। ऑलराइट, तो जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे वो था चैप्टर 5, जिसका नाम था चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। इट इज द 5th चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 साइंस बुक। तो जाने से पहले अगर आपको पढ़ाई में साइंस या फिर मैथ का होम ट्यूशन चाहिए, ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड, सर्विसेज पेड है। इसके अलावा अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो तुम अपने सवाल को पूछ सकते हो वेबसाइट पे जाकर के कमेंट करके। ठीक है, वेबसाइट पे जाकर के कमेंट करके अपने सवाल को पूछ सकते हो, उसका जवाब तुम्हें जरूर दिया जाएगा। वो सर्विस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं की, उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। ऑल राइट, तो जाने से पहले जो जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, एंड कोरा पे भी है। सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। और जेके ऑनलाइन क्लासेस पे जो क्विज आते रहते हैं तो उसका भी जवाब देने का कोशिश जरूर करना। ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।